हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? विकल्प है नाली विधि, थाला विधि, क्यारी विधि या जल प्लवन विधि। तो सरसों की सिंचाई के लिए हम क्यारी विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे क्यारी विधि, यानी क्यारियों द्वारा, जिसे हम मिट्टी से क्यारी बनाते हैं और उसी के द्वारा सरसों की सिंचाई की जाती है। अगला है, आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? विकल्प है क्यारी विधि, छिड़काव विधि, थाला विधि या कुड़ विधि। इसका सही हो जाएगा कुड़ विधि। अगला है, ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? इसका विकल्प है क्यारी विधि, थाला विधि, छिड़काव विधि या कुड़ विधि। इसका सही हो जाएगा छिड़काव विधि। अगला है, खेत में जल भराव से मृदा ताप। विकल्प है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, घटता है। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। रिक्त स्थान पहले ही दिया गया है, चारों प्रश्न में दिया है विधि की सिंचाई की उत्तम विधि है, तो क्यारी विधि सिंचाई की उत्तम विधि होती है। अगला है कि नमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता है, तो नमी की कमी के कारण, इसलिए हम सिंचाई करते हैं। अगला है, विधि से आलू के खेत की सिंचाई होती है, तो किस विधि से आलू के खेत की सिंचाई होती है? तो कुड़ विधि से। अगला है, विधि में अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो किस विधि में? तो ड्रिप विधि में। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है, गलत है। प्रवाह विधि में कम श्रम की आवश्यकता होती है, ये सही है, क्योंकि प्रवाह विधि आलू की सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि कुड़ विधि से होती है, ये हमने पढ़ा। क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती है, गलत है, क्योंकि बोला है नहीं की जाती है। तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब की सिंचाई हम क्यारी विधि से ही करते हैं। कुड़ विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है, ये गलत है, क्योंकि उससे आलू की सिंचाई होती है। अगला, थाला विधि से बगीचे के, किस चीज़ का बगीचा होता है? तो पपीते के बाग की सिंचाई की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, थाला विधि से होता है। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, स्तंभ क दिया गया और स्तंभ ख दिया गया है, इसका हमें मिलान करना है। तो गेहूं की सिंचाई कैसे होती है, किस विधि द्वारा? तो क्यारी विधि द्वारा। धान की सिंचाई प्रवाह या जल प्लवन विधि द्वारा। जल निकास विधि है भूमिगत नाली, और जल भराव भूमि दलदली। मिलान कर देंगे हम। अगला प्रश्न पांचवा है, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न 6 नंबर है, जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पौधे मुरझाने लगते हैं, जड़ों द्वारा भूमि से पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, रासायनिक पदार्थ विषैले पदार्थ में बदल जाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होता है, अर्थात फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है। अगला प्रश्न 7वां है, छिड़काव विधि क्या है? भारत में यह विधि अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हो सकी है? इसका उत्तर हो जाएगा, छिड़काव विधि में पानी को पाइप के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। भारतीय किसान इन महंगे यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ हैं।
इसलिए यह विधि भारत में लोकप्रिय नहीं हो सकी। अगला प्रश्न 8वां है, थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 लाभ को लिखा है सिंचाई के, कौन से विधि है, तो थाला विधि से। पहला, इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है, क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बने थालों में दिया जाता है। और दूसरा, पौधे की जड़ तना सीधे जल संपर्क में नहीं आते, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं होती। अगला प्रश्न 9 नंबर है, जल जमाव से होने वाली 2 हानियां बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जल जमाव से होने वाली 2 हानियां निम्नलिखित हैं। पहला, मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होना। दूसरा, भूमि का दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। अगला प्रश्न 10 नंबर है, उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, पहला, भूमि का ताप संतुलित हो जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा रहता है। दूसरा, हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संचारण में सुधार हो जाता है। तीसरा, मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न 11 है, थाला विधि की सिंचाई का चित्र बनाइए। जैसा कि इस प्रकार ये थाला विधि का सिंचाई होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि 12वां प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पीली पड़कर नष्ट होने लगती है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। अगला है प्रश्न, सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां हैं, किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। सिंचाई, सबसे पहले हम समझेंगे सिंचाई का अर्थ क्या होता है। फसलों और बागों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं, जल प्लवन या प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुड़ विधि, थाला विधि, छिड़काव विधि, ड्रिप विधि, जिसे हम टपक भी बोलते हैं। ड्रिप मीन्स होता है टपक। पहली विधि का हम देखेंगे प्रवाह विधि, जो कि है खेत में पलेवा करने व धान में सिंचाई हेतु काम में लाई जाती हैं। इस विधि में सिंचाई आसानी से होती है, समय की बचत होती है और किन किन फसलों में ये पानी मिल जाता है, तो गन्ना, धान जैसी फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। आप इस प्रकार चित्र देख सकते हैं, क्योंकि बोला था सचित्र वर्णन कीजिए। आगे है दूसरा, ड्रिप टपक विधि। ड्रिप को ही टपक बोलते हैं। इसमें जल को पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है, यानी जो जल होता है वो पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है। यह विधि ऊसर, बलुई तथा बाग के लिए उपयुक्त है। पीवीसी पाइपलाइन खेत में बिछाकर जगह जगह नोजल लगाए जाते हैं। इन पाइपों में 2.5 गीगावाट सेमी दबाव से जल छेड़ा जाता है अर्थात छोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे भूमि को नम करता है। अब मान लीजिए पाइप बिछा हुआ है और इधर जो कि नोजल लगा होता है और उसमें इस पानी का छिड़काव होता है, जिसे हम ड्रिप विधि बोलते हैं। अगला प्रश्न 14 है, प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले तो हम गुण देखेंगे। पहला, सिंचाई करने में आसानी होती है। दूसरा, सिंचाई करने में समय की बचत होती है। अब इसका दोष क्या क्या है? खेत में जल का वितरण असमान होता है, पानी अधिक लगता है, ढालू खेतों व अधिक नमी न सहन करने वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त विधि है। अब हम देखेंगे ड्रिप विधि के गुण। कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है और पानी की हानि न्यूनतम होती है। और इसके दोष क्या क्या है? तो प्रारंभिक लागत अधिक होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों? वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाई जाती है।
इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी जड़ों के पास थाला में दिया जाता है। अगला प्रश्न, जल निकास का अर्थ समझाइए। जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। जल निकास होता क्या है? खेतों से अतिरिक्त पानी निकालकर बहा देना जल निकास कहा जाता है। कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है। जल निकास की निम्न विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं? तो खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से रोकना। दूसरा, खेत के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। इसका जल जमाव से हानियाँ क्या क्या हैं? तो जल की अधिकता से निम्न हानियाँ होती हैं। पहला, मृदा वायु संचार में नमी, मृदा ताप में कमी, मिट्टी में हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना, जो कि मिट्टी और मृदा दोनों एक ही होता है, भूमि का दलदली होना, लाभदायक मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा होना। अगला है, मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है? तो जल की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी जो जल निकास की एक विधि का हमें सचित्र वर्णन करना है। तो जल निकास की 2 विधियां हैं। पहली सतही खुली नालियों द्वारा और दूसरा भूमिगत बंद नालियों द्वारा। एक एक करके समझेंगे। सतही खुली नालियों द्वारा क्या होता है? तो खुली निकास नालियों में खेत सतह से 30 सेमी गहरी तथा लगभग 75 सेमी ऊंची और सीधी नालियां बनाई जाती हैं। इन्हें आगे बड़ी नाली में मिलाया जाता है। बड़ी नाली को प्राकृतिक नाले या नदी में डाल जाता है। भूमिगत बंद नालियाँ क्या होती हैं? तो ये वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ भूजल स्तर ऊंचा होता है। ये नालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला, पोल जल निकास नालियाँ। लकड़ी के टुकड़ों को तिकोने आकार में रखकर ये जल निकास नालियों में 80 से 90 सेमी गहरी, 30 सेमी चौड़ी बनाई जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, जो कि इसमें दिया गया है, तिकोनी होती हैं। आगे है दूसरी, जो कि है स्टोन जल निकास नाली। इनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है टाइल डेंस। टाइल से बनी नालियाँ सर्वोत्तम होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।